नमस्कार। डॉक्टर एच एन व्यास में डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी, MLB गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज अपन BA सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में भारतीय समाज में विद्यमान विषमता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में अपन ने जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था के बारे में पढ़ा, क्योंकि भारतीय समाज में यदि विभिन्नता या जो विद्यमान विषमता है उसको यदि हमें देखना है तो सबसे पहले हमारे जाति व्यवस्था को देखनी होगी, उसके बाद हमें वर्ग व्यवस्था को देखनी होगी। क्योंकि जाति व्यवस्था भारत की पूरे विश्व में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसा कि अपन ने जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार जाति की एक विशेषता होती है कि जाति समाज का खंडात्मक विभाजन युक्त स्तरीकरण है, अर्थात कुछ कुछ भागों में उसका विभाजन है और उसमें एक स्तरीकरण हायरार्की है। और जो जाति की सदस्यता है वह जन्मजात होती है। जिस जाति में आपने जन्म लिया है वह आपकी जाति है। प्रत्येक जाति एक अंतर वैवाहिक समूह है, अर्थात आप जाति से बाहर विवाह करने की अनुमति जाति नहीं देती है। जाति व्यवस्था में उच्चता एवं निम्नता का एक संस्करण पाया जाता है या विद्यमान है, क्योंकि जाति में हायरार्की है, एक जाति ऊपर दूसरी जाति उसके नीचे। इस प्रकार की जिस प्रकार के कार्य और समाज में कार्य की महत्ता है उसके आधार पर जाति में उच्चता और निम्नता का संस्करण विद्यमान रहता है। प्रत्येक जाति का अपना एक वंशानुगत पेशा व्यवसाय होता है और प्रत्येक जाति के सदस्य अन्य जाति के साथ अंतःक्रिया करते समय खानपान एवं सामाजिक सहवास संबंधी परंपरागत नियमों का पालन भी करते हैं। अर्थात समाज में प्रत्येक जाति के खानपान और सहवास संबंधी कुछ नियम हैं। उन नियमों का उल्लंघन यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको दंडित करने का प्रावधान है। प्रत्येक जाति की एक जातीय पंचायत होती है जो उसके सदस्यों से जाति के नियमों का पालन करवाती है। पालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान है। जाति की सदस्यता जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने प्रयास द्वारा अथवा उपलब्धि के द्वारा अपनी जाति की सदस्यता में बदलाव करने का प्रयास करता है तो बदलाव होना असंभव है। उसके पश्चात यदि हम जाति व्यवस्था में जैसे कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुसार बातचीत करते हैं तो उनका ये मानना है कि उत्पादन के जितने दो वर्ग, मार्क्स के अनुसार दो वर्ग हैं, एक शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। तो जो शोषक वर्ग है उसमें जो उच्च जाति के जो लोग हैं उनका नियंत्रण रहता है, सारे संसाधन जो है वो उनके हाथ में रहता है, और जो निम्न जातियां हैं वो उनसे वंचित रहती है और उनके यहाँ अपना श्रम बेचकर या अपने अन्य पैसों को अपनाकर वो अपना भरण पोषण भी करते हैं। जैसे कि पहले अपने शहर, अभी तो नहीं है, काफ़ी हद तक कम हो गया, कि पहले लोग अपना श्रम बेचकर सिर पर मेला ढोने की प्रथा विद्यमान थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये समाप्त होती चली जा रही है, समाप्त लगभग हो गई है ना। उसके बाद हम जो बातचीत करते हैं वर्ग व्यवस्था की, धीरे धीरे हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और एक नया वर्ग डेवलप हुआ, वह था हमारा औद्योगिक समाज। इस औद्योगिक समाज में निम्न विशेषताएं हमारे बताई इसकी कि सबसे पहले वर्ग एक ऐसा समूह है जिसका आधार आर्थिक होता है, अर्थात वर्ग की जो सदस्यता है वो आर्थिक आधार पर तय होती है। वर्ग में उच्चता एवं निम्नता का क्रम पाया जाता है, किसके आधार पर? आर्थिक स्थिति के आधार पर। एक वर्ग के सभी सदस्यों की समान सामाजिक परिस्थिति होती है। जो एक वर्ग के सदस्य होते हैं उनकी समान सामाजिक परिस्थिति होगी। प्रत्येक वर्ग में वर्ग चेतना देखने को मिलती है। यह वर्ग चेतना एक वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत एवं सजग करती है, अवेयरनेस होती है, अपने राइट्स का उन्हें पता होता है। वर्ग की सदस्यता पूर्णतः अर्जित होती है, अर्थात जो जाति की जो सदस्यता है वो तो प्रदत्त है और जो वर्ग की सदस्यता है वो अर्जित होती है। प्रत्येक वर्ग के सदस्यों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होती हैं।
एक ही वर्ग की एक निश्चित संस्कृति जीवन जीने का तरीका होता है। वर्ग गतिशील होते हैं, अर्थात वर्ग की सदस्यता को बदलना आसान एवं संभव है। एक वर्ग में बाह्य एवं आभ्यंतरिक गुण विद्यमान होते हैं। वर्ग के बाहरी लक्षणों में आवास, शिक्षा, आय, खानपान, पहनावा इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। वर्ग व्यवस्था वाले समाजों में सामाजिक गतिशीलता अधिक देखने को मिलती है। इसी को टीपी बोटोमोर कहते हैं कि वर्ग अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत? जाति के अपेक्षाकृत उन्मुक्त समूह हैं, जिनका आधार निर्विवाद रूप से आर्थिक होता है। कोई विवाद नहीं है उसमें जितना आ रहा है, परंतु वे आर्थिक समूह से अधिक होते हैं। वर्ग औद्योगिक समाजों के लाक्षणिक समूह हैं। मुख्यतः वर्ग व्यवस्था युक्त समाजों में साधारणतया 3 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। ये कब की बात है? ये हमारी औद्योगिक समाज की बात है। लेकिन इससे पूर्व की मैं बात करूंगा, जब अपन ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उस समय हमारे 4 यहाँ पर वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब हमारी प्रारंभिक अवस्था थी, अर्थात ऋग्वेद काल तक, है ना, ऋग्वेद काल तक जो वर्ण व्यवस्था थी वो काफ़ी लचीली थी। उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर सकती थी। और ब्राह्मण ग्रंथ में एक जगह एक उदाहरण भी मिलता है कि एक व्यक्ति की जो माता थी वो ब्राह्मण थी, पिता क्षत्रिय थे और स्वयं जो है शूद्र का कार्य करते थे। तो ये उसके बाद धीरे धीरे वर्ग व्यवस्था में स्थायित्व आने लगा, है ना। उनमें परिवर्तन की व्यवस्था आगे चलकर बंद कर दी गई। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर भी अनुलोम प्रतिलोम विवाह या ऐसे कई सारे, जिसमें हमारे विद्वान कई सारी जाति व्यवस्था की थ्योरी देते हैं, उसके बाद वर्ग व्यवस्था से जाति व्यवस्था में कन्वर्ट होती है। तो बोटोमोर ने 3 प्रकार के वर्ग की बात करी। पहला उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अब इसके आधार पर हमारे वर्तमान में जो हमारा औद्योगिक समाज है वो 3 वर्ग की बात करता है: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो जो भारतीय समाज में विद्यमान विषमता जो हमें दिखाई देती है वो इन 3 ही, वर्तमान में इन 3 ही कारणों से और जातीय अवस्था के कारण हमें विषमता दिखाई देती है। तो भारतीय समाज अनेक व्यवस्थाओं का एक पुंज है। परंपरागत रूप से भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें समाज व्यवस्था के रूप में जाति व्यवस्था पाई जाती है, जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। ग्रामीण समाज में जातीय व्यवस्था का जटिल स्वरूप देखने को मिलता है ना। अपन देखेंगे कि स्वतंत्रता के समय हमारे भारत की जो 80% जो पॉपुलेशन थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी और उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। अभी वर्तमान में जो हमारे डाटा हैं वो 70% के आसपास है कि अब 70% जनसंख्या जो है गाँव में निवास करती है और उनका कहीं न कहीं जो व्यवसाय है वो कृषि है। ग्रामीण समाज में कृषि व्यवस्था के अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। मोटे तौर पर इन्हें 6 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। ये है गैर खेतीहर भूस्वामी, गैर खेतीहर पट्टेदार, खेतीहर भूस्वामी, खेतीहर रैयत, बटाईदार, भूमिहीन, खेतीदार, मजदूर। इन 6 स्तर के सामाजिक असमानता के अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। इन स्तरों में जीवन यापन करने वाले कृषकों के मध्य जीवन अवसर तथा जीवन शैली में पर्याप्त मात्रा में विभेद देखा जा सकता है। सामान्यतः बड़े भूस्वामी ऊंची जाति के लोग होते हैं तथा भूमिहीन मजदूर निम्न या अस्पृश्य जाति के सदस्य होते हैं। परंपरागत भारतीय समाज में भूमि के नियंत्रण एवं उपयोग में असमानताओं को व्यावहारिक एवं न्याय संगत रूप में स्वीकार किया जाता है। जातीय व्यवस्था ने इन असमानताओं को उन मानदंडों एवं मूल्यों के द्वारा स्थायित्व प्रदान किया है जो कृषि अधिक्रम के लिए वांछित रहे हैं। भी समय में भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण एवं नगरीकरण हो रहा है। इसके साथ साथ रूरल अर्बन माइग्रेशन भी हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ण व्यवस्था के गुण नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। इनमें जाति की व्यवसाय के साथ साथ संबद्धता को संबंध टूटते जा रहे हैं। अब जाति आधारित कोई व्यवसाय बहुत कम होते चल रहे हैं। इन क्षेत्रों में निर्धनता एवं अमीरी के बीच बड़ी खाई या असमानता के भिन्न भिन्न स्तर देखने को मिलते हैं। जैसे अब अपन रेल यात्रा के दौरान देखते हैं कि जब अपन बड़े मेट्रो स्टेशन या मेट्रो सिटीज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि हजारों लोग अपने गंदी बस्तियों का अभावग्रस्त जीवन अनायास से देखने को मिल जाता है, तथा दूसरी ओर हजारों ऐसे लोग भी जो भव्य मकानों में वातानुकूलित जीवन शैली का उपभोग कर रहे हैं। वास्तविकता सत्य तो यह है कि
समाज में व्याप्त असमानता के भिन्न भिन्न स्तरों को मिटाकर एक करना असंभव कार्य। अभी पिछले 7-8 वर्षों में आपने देखा होगा कि गरीबी और अमीरों की खाई इतनी अधिक गहरी हो चुकी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत जैसे राष्ट्र के लिए इस प्रकार की स्थिति बहुत विकट स्थिति है। और यहाँ पर अभी जो बेरोजगारी के डेटा देखें तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर अभी कोविड-19 के पश्चात तो और बहुत अधिक बेरोजगारी खुलकर सामने आई, और इसी बेरोजगारी के कारण हमारे यहाँ पर असमानता जन्म लेती है। लेकिन समाज के उन स्तरों में जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए मूलभूत जीवन यापन करने की सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है जिनसे ये वंचित है। तो क्या सुझाव हैं वो हैं समाज में विषमता के निराकरण हेतु कुछ सुझाव हैं। भारतीय समाज भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं से मिलकर बना है जिनमें विषमता के अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। उनके निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। देश के आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जाए, क्योंकि आर्थिक विकास निर्धनता एवं बेरोजगारी को घटाकर विषमता को कम कर सकता है। सामाजिक एवं राजनीतिक विषमता को दूर करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की महती आवश्यकता है, जिसमें वे कानून बनाए जा सके जिनका क्रियान्वयन व्यावहारिक स्तर पर किया जा सके। समाज के प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए एक सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन चलाने की सख्त आवश्यकता है। पिछड़े वर्ग के लोगों को समुचित विकास के लिए सरलीकृत विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाना चाहिए। भारत में पद, दलित, जनजातीय समूह एवं अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु आरक्षण नीति में समय समय पर सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे कि इस नीति का फायदा इन वर्गों के अति पिछड़े समूह को मिल सके। राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों को पिछड़े वर्गों के लिए सहज एवं सुलभ बनाना चाहिए। भूमि एवं पूंजी के पुनः वितरण की व्यवस्था में समाज की आवश्यकता अनुसार सुधार किए जाने की चाहिए। गरीबों की चौमुखी विकास के लिए तथा अनिश्चितता का भय हटाने के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए, जो भी वर्तमान में थोड़ी बहुत की जा रही है। समाज में व्याप्त प्रशासनिक एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने की महती आवश्यकता है। खुले विश्वविद्यालयों के माध्यम से निर्धन वर्ग एवं जाति के लोगों के लिए सरकार द्वारा प्रवेश शुल्क एवं परीक्षा शुल्क में अनुदान दिया जाना चाहिए। दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को उपयुक्त आर्थिक मदद देकर सक्षम बनाना चाहिए। समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं कानूनी चेतना लाने के लिए समन्वित प्रयास किया जाना चाहिए। अब इसका हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं। विषमता एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो समस्त जीवों में एवं सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, संस्थाओं एवं अभिकरणों में देखने को मिलता है। सृष्टि की रचना के समय से वर्तमान समय तक विषमता के नाना प्रकार के स्वरूप समाज एवं प्राकृतिक वातावरण में देखने को मिलते हैं। समानता एक ऐसा आदर्शात्मक विचार है जिसका व्यवहार अस्तित्व देखने को बड़ी मुश्किल से मिलता है। विषमता जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म, भाषा, प्रांत, क्षेत्र, संस्कृति, सामाजिक स्थिति, शिक्षा, पद, व्यवसाय, संपत्ति, शक्ति इत्यादि के आधार पर देखी जा सकती है। वर्तमान समय में विषमता को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया जाता है। विषमता एक ऐसी सामाजिक आर्थिक समस्या है जिसके निराकरण हेतु समाज एवं राज्य द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद। इसके कुछ प्रश्न हैं, वो इस प्रकार हैं, आपको अपनी नोटबुक में करना चाहिए। विषमता की आधारभूत विशेषताएं कौन कौन सी हैं? विषमता के आधारभूत तत्वों पर प्रकाश डालिए। और तीसरा, टीबी बोटोमोर द्वारा प्रस्तुत विषमता के 4 स्वरूपों का वर्णन कीजिए। धन्यवाद। अब अपन नेक्स्ट कल देखेंगे इसको।